हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और हम लोग केमिस्ट्री में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कार्बन के बारे में पढ़ा था और कुछ इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को बनाना सीखा था। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनती हैं, ये सब चीज़ें हम पीछे सीख चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एलोट्रॉप्स के बारे में। एलोट्रॉपी क्या है, एलोट्रॉप्स क्या है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपर रूपता के बारे में, एलोट्रॉपी के बारे में कि एलोट्रॉपी क्या है। न्यू वर्ड आया, इसके पहले हो सकता हो आपने कभी ये वर्ड ना सुना हो। तो अपर रूपता के बारे में समझते हैं। देखिए, हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। एलोट्रॉपी, एलोट्रॉपी अपरूपता। अपरूपता क्या है, मैं एक सिंपल से एग्जांपल से आपको समझाती हूँ, डेली लाइफ के एग्जांपल से। जैसे दूध है, मिल्क होता है, तो दूध से क्या बनता है? दही भी बनता है, दूध से मट्ठा भी बनता है, दूध से पनीर भी बनती है और दूध से घी भी बनता है। दूध से ही घी भी बन जाता है। यानी कि दूध एक, अगर हम दूध को एक एलिमेंट समझ लें, तत्व समझ लें, तो दूध के ही अलग अलग रूप हैं। दूध से ही अलग अलग रूपों में बनाए गए हैं। दही बनाया गया, घी बनाया गया, पनीर बनाया गया। यानी कि ये जो दूध के अन्य रूप हैं वो उनके अपर रूप हैं। दूध से अन्य पदार्थ बनाए जा रहे हैं, ये जो गुण है दूध का, उसे हम लोग बोलेंगे अपर रूपता। तो ये तो एक डेली लाइफ का एग्जाम्पल था, मैंने आपको समझाने के लिए बताया। सेम यही चीज़ हमको एलिमेंट में भी करना है। कोई एलिमेंट है, कोई तत्व एक से अधिक रूपों में, दो या दो से अधिक रूपों में पाया जा रहा है और उनके गुण अलग अलग हैं। जैसे कार्बन है, कार्बन के भी कई सारे अपर रूप होते हैं, जैसे ग्रेफाइट, डायमंड, हीरा। कार्बन के अपर रूप कौन कौन से हो गए? ग्रेफाइट हो गया, हीरा हो गया। यानी कि कार्बन से ही ग्रेफाइट बना है और कार्बन से हीरा भी बना है। बस ग्रेफाइट में कार्बन की स्ट्रक्चर अलग है और हीरे में कार्बन की स्ट्रक्चर अलग है। इसी वजह से, स्ट्रक्चर की वजह से ग्रेफाइट के गुण अलग हैं, प्रॉपर्टीज़ अलग हैं और डायमंड की प्रॉपर्टीज़ अलग हैं। तो अपर रूपता की बात थोड़ी सी समझ में आई कि कोई तत्व दो या दो से अधिक रूपों में पाया जा रहा है और उनके गुण अलग अलग हैं। इसे हम लोग अपर रूपता कहते हैं। इसे हम लोग अपर रूपता कहते हैं। तो यही इसके डेफिनेशन में लिखेंगे हम। एक तत्व दो या दो से अधिक, दो या अधिक रूपों में पाया जाता है और इसके गुण अलग हों। इसके गुण क्या हों? जो अन्य रूप हैं उनके गुण अलग हों, प्रॉपर्टीज डिफर हों, तो तत्व के इस गुण को अपरूपता कहते हैं। तत्व का यह जो गुण है, क्वालिटी है, इसे हम लोग अपरूपता कहते हैं। और अन्य रूपों को, अपर रूप कहते हैं। तत्वों का ये जो गुण है, इसे हम लोग अपर रूपता कहते हैं। और किसी तत्व के जो अलग अलग रूप बनकर आ गए, उन रूपों को हम लोग अपर रूप कहते हैं। दो वर्ड है, अपरूपता, अपरूप। तत्वों का जो गुण है वो अपरूपता है और जो अलग अलग स्टेट, अलग अलग रूप उनके पाए जा रहे हैं, उन्हें हम लोग अपर रूप बोलते हैं।
Allotropy is a property of element in which element exist more than physical form, more than one physical form having different qualities. Allotropy is a property of an element in which the element form different physical state, having different qualities. एक तत्व अन्य रूपों में अलग अलग रूपों में पाया जा रहा है। यदि कोई तत्व अलग अलग रूपों में पाया जाए और उनके गुण अलग अलग हों, अलग अलग रूपों में भी पाया जा रहा है और उनके गुण भी अलग अलग हों, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? तो तत्वों के इस गुण को हम लोग बोलेंगे एलोट्रॉपी, अपर रूपता। और जो उसके अलग अलग रूप हैं उसे हम लोग बोलेंगे अपर रूप, एलोट्रॉप्स। जैसे कार्बन है, कार्बन एक तत्व है, कार्बन के अपर रूप कौन कौन से हैं? ग्रेफाइट है, डायमंड है। तो जो डायमंड है, ग्रेफाइट है, ये कार्बन के अपर रूप हैं। और कार्बन का जो गुण है, कार्बन के अपर रूप पाए जाते हैं, इस गुण को हम लोग बोलते हैं अपर रूपता। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल हम लिख लेंगे, जैसे कार्बन के अपर रूप एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के एलोट्रॉप्स कौन कौन से बताए? 2 बताए, एक ग्रेफाइट और दूसरा बताया डायमंड। कार्बन का एक और अपर रूप होता है बकमिंस्टर फुलरीन। बकमिंस्टर फुलरीन। कार्बन के ये 3 अपर रूप हैं। इसके अलावा भी और कई सारे अपर रूप होते हैं, जैसे चारकोल हो गया, कोयला हो गया। तो ये सब कार्बन के अपर रूप ही तो हैं। तो अपर रूपता की बात समझ में आई। अपर रूपता क्या है? किसी तत्व का वह गुण जिसके कारण वह अलग अलग रूपों में पाया जाता है, उसे हम लोग अपर रूपता कहते हैं। यानी कि तत्व एक होना चाहिए, तत्व एक ही होना चाहिए, और जो उसके अपर रूप बनेंगे उनके गुण अलग अलग होंगे, और जो अन्य रूप बन रहे हैं वो एक ही फिजिकल स्टेट में होने चाहिए, एक ही फिजिकल स्टेट में होने चाहिए। यानी एक सॉलिड में है तो अन्य जो अपर रूप हैं वो भी सॉलिड में ही हो, एक लिक्विड है तो अन्य भी लिक्विड में ही हो। यानी उनकी फिजिकल स्टेट सेम होनी चाहिए, लेकिन प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होनी चाहिए। अपर रूप होने के लिए क्या क्या ज़रूरी है? कि उनका एलिमेंट सेम हो, उनका एलिमेंट समान हो, समान एलिमेंट हो, तत्व समान हो, और प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो, उनके गुण अलग अलग हों, और फिजिकल स्टेट सेम हो, भौतिक अवस्थाएं समान हो। एक ठोस में है तो दूसरा भी ठोस में हो। तो अपर रूप होने के लिए ये कुछ बातें ज़रूरी हैं जो उन पे होनी चाहिए। इसके बाद समझते हैं ग्रेफाइट और डायमंड के बारे में, बकमिंस्टर फुलरीन के बारे में समझते हैं क्या है ये, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। इनके भाई हमने कहा कि जो अपर रूप होंगे, जो एलोट्रॉप्स होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग होंगी, डिफरेंट होंगी। तो ग्रेफाइट की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, डायमंड की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, अब उनके बारे में समझते हैं। पहले हम लोग समझते हैं ग्रेफाइट के बारे में। ग्रेफाइट, आप लोगों को पता है ग्रेफाइट क्या होता है? आपने ग्रेफाइट देखा है कभी? देखा है कि नहीं देखा है? भले आपको पता ना हो, लेकिन आप सभी ने देखा है। क्यों? क्योंकि जो पेंसिल होती है, पेंसिल
नटराज की पेंसिल, अप्सरा की पेंसिल, चाहे जो पेंसिल हो, पेंसिल की जो लीड होती है, जो नोक होती है, वो ग्रेफाइट है। हम सभी ने पेंसिल का यूज किया है, यानी कि हम सभी को, लेकिन जब हमने पेंसिल का यूज किया था तब हमें नहीं पता था कि ये ग्रेफाइट है। अभी आप सभी जान गए कि ग्रेफाइट क्या है। जो पेंसिल की लीड होती है वही ग्रेफाइट है, यानी कि हम सभी ने अब ग्रेफाइट को देख लिया, जान गए। तो उसी ग्रेफाइट के बारे में समझते हैं, क्या है इसमें कार्बन की स्ट्रक्चर कैसे होती है। तो जो ग्रेफाइट होता है इसमें एक कार्बन एटम, जैसे एक कार्बन एटम है तो एक कार्बन एटम अलग 3 कार्बन एटम से जुड़ा होता है। जैसे ये एक कार्बन है तो ये 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ग्रेफाइट में क्या होता है, नंबर फर्स्ट, एक कार्बन तत्व 3 कार्बन से जुड़ा होता है। कितने कार्बन से? 3 कार्बन से जुड़ा होता है। ये तो हमने केवल एक कार्बन की बात की है। इसके अलावा ये जो कार्बन है ये भी अलग 3 कार्बन से जुड़ा होगा, ये भी अलग 3 कार्बन से जुड़ा होगा, ये भी एक 3 कार्बन से जुड़ा होगा। इसी तरह हर कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है और स्ट्रक्चर घनी बढ़ती हुई चली जाती है, बड़ी हो जाती है स्ट्रक्चर। तो बात समझ गए, ग्रेफाइट में एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा होता है? 3 कार्बन से जुड़ा होता है। ये इस तरह बना हुआ है, यानी कि एटलीस्ट जो इसकी स्ट्रक्चर बनती है वो एक हेक्सागोनल हो जाती है। वो कैसी हो जाती है? हेक्सागोनल हो जाती है। ये यहाँ का कार्बन ऐसे, ये का यहाँ पे एक कार्बन बैठा है, ये कार्बन इससे जुड़ा है, इधर इस कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन के लिए बाहर की ओर जगह खाली है, यानी कि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो हेक्सागोनल हो जाती है। कैसी हो जाती है? हेक्सागोनल हो जाती है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। ग्रेफाइट में कार्बन हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के रूप में होता है, ठीक। और जो ग्रेफाइट है, अच्छा ग्रेफाइट है, आप सभी ने पेंसिल से लिखा है, तो जो पेंसिल की लीड होती है ये बहुत हार्ड होती है कि बहुत सॉफ्ट होती है? बताइए आप सभी, देखिए पेंसिल लीजिए और देखिए वो बहुत सॉफ्ट है कि हार्ड है। सॉफ्ट और हार्ड का पता कैसे चलेगा? पेंसिल की नोक को तोड़ के देखिए, अगर वो आराम से टूट जाए यानी कि सॉफ्ट है, अगर आराम से नहीं टूट रही, मेहनत करना पड़ रहा है, आपको हथौड़े से मार मार के तोड़ना पड़ रहा है, तो वो हार्ड होगी। तोड़ के देखिए कैसे टूट रहा है वो, तो बहुत ही आराम से टूट जाता है। पेंसिल की नोक बहुत ही मुलायम होती है, तुरंत टूट जाती है। यानी कि ग्रेफाइट कैसा होता है? बहुत ही सॉफ्ट होता है। ग्रेफाइट कैसा होता है? सॉफ्ट होता है। और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर होती है, वो लेयर के रूप में होती है, लेयर स्ट्रक्चर होती है, परतदार संरचना। कैसी संरचना? परतदार संरचना। यानी कि ये एक हेक्सागोनल के रूप में हो गया, इसी तरह इसके ऊपर एक और हेक्सागोनल, एक और हेक्सागोनल, यानी कि एक के ऊपर एक परत चढ़ती हुई चली जाती है। और इनकी जो जैसे एक परत है उसके ऊपर दूसरी परत चढ़ी, तो दोनों परतों के बीच में बॉन्डिंग बहुत कमज़ोर होती है। दोनों परत एक दूसरे को बहुत कस के पकड़े हुए नहीं रहते, बहुत हल्के रूप में चिपके हुए होते हैं। इस वजह से ही ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है। यानी हमको कई 4-5 बातें समझ में आ गई। क्या? ग्रेफाइट में एक कार्बन अलग 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, और ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है। और ग्रेफाइट क्या होता है? सॉफ्ट होता है। और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है लेयर स्ट्रक्चर होती है और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है। हेक्सागोनल यानी कि खटभुज, इसकी आकृति खटभुज के जैसे होती है और परतदार संरचना होती है। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए, आप दिमाग लगाइए, आपको स्टार्टिंग में बताया गया कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ऐसे, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। और ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि जैसे जो ग्रेफाइट पाया जा रहा है उसमें एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ गया। एक इलेक्ट्रॉन फ्री है,
जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही तो बॉन्डिंग बनाते हैं। एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है तो डबल बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है तो ट्रिपल बॉन्ड। एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ गया है, यानी कि इसके 3 इलेक्ट्रॉन तो चले गए, 3 इलेक्ट्रॉन अन्य कार्बन के साथ बॉन्डिंग कर लिए, लेकिन जो एक इलेक्ट्रॉन बच गया, एक इलेक्ट्रॉन बच गया, वो अब ग्रेफाइट में फ्री है, वो एक इलेक्ट्रॉन। इसी तरह जैसे कहा गया कि एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, तो हर एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है और सभी में एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप में घूम रहा है। मुक्त रूप में क्या हो रहा है? घूम रहा है, यानी कि ग्रेफाइट में एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। ग्रेफाइट में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। ग्रेफाइट में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब वो इलेक्ट्रॉन किसी के साथ बॉन्डिंग में नहीं है। और आपने फिजिक्स में, क्लास 10th की फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा है, अभी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? उसमें आप लोगों ने करंट पढ़ा है, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, कैसे फ्लो करता है? अगर इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जा रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रिक करंट होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगी। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट इधर की ओर बहेगी, इधर की ओर फ्लो होगी। से समझ गए? इलेक्ट्रॉन जिधर जा रहे होंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। यानी कि ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन है, ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो इधर उधर जाएंगे। तो अब ग्रेफाइट के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो हो सकती है, ना। और जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सके वो क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है। जिसमें वैद्युत धारा आराम से बहे वो क्या होता है? अच्छा चालक होता है, सुचालक होता है। सुचालक क्या है? जिसमें वैद्युत धारा का प्रवाह आराम से हो जाए, जिसमें वैद्युत धारा आराम से बहे वो सुचालक है। यानी कि ग्रेफाइट क्या है? एक कंडक्टर है। ग्रेफाइट क्या है? एक कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर। बात समझ गए? गुड कंडक्टर क्यों है? क्योंकि ग्रेफाइट के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है और जहाँ कहीं भी फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट आराम से फ्लो हो सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है। और इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो होगी तो वो एक कंडक्टर है, चालक है। इसलिए ग्रेफाइट एक क्या है? सुचालक है। समझ गए? और एक बात ये कि ग्रेफाइट का हाइड्रिजेशन जो होता है, संकरण होता है, वो sp2 संकरण होता है, sp2 संकरण होता है। संकरण क्या होता है ये सब आप क्लास 11th में पढ़ोगे, उसमें है संकरण के बारे में। अभी आप केवल मतलब ये समझ लीजिए कि जो ग्रेफाइट होता है उसमें sp2 संकरण होता है। मान लीजिए कहीं ऑप्शनल में आपसे पूछता है कि ग्रेफाइट में कौन सा संकरण होता है, तो याद रखना है ग्रेफाइट में sp2 संकरण होता है। ठीक, sp2 क्या होता है, sp क्या है, ये सब आप क्लास 11th में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी उसका यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है, बस इस वजह एक आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट के रूप में लर्न कर सकते हैं कि इसमें जो संकरण होता है वो sp2 होता है। और sp2 से रिलेटेड काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न आ रही होंगी, तो कन्फ्यूज़न ना रखिए, वो आप 11th में पढ़ेंगे। और ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है संकरण वगैरह, तो उसमें आप सभी आराम से पढ़ेंगे। तो क्या क्या बातें समझ गए? ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होता है, ग्रेफाइट का गुड कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी का सुचालक होता है। और ग्रेफाइट की जो स्ट्रक्चर होती है वो लेयर स्ट्रक्चर होती है, परतदार संरचना होती है, साथ में हेक्सागोनल भी होता है, खटभुज भी होता है, खटभुज संरचना होती है। और क्या पढ़ा हम लोगों ने? और पढ़ा कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तभी तो वो गुड कंडक्टर है। और सॉफ्ट होता है, ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है। जैसे हम लोग पेंसिल से लिखते हैं कॉपी में, हम सभी ने बहुत पेंसिल का यूज किया है, अभी भी इवन करते हैं। जैसे बुक रीडिंग करनी हुई तो उसमें पेंसिल का यूज करते हैं। तो जैसे पेंसिल से हम कॉपी पे लिखते हैं, तो कॉपी पे जब लिखते हैं एक लाइन अगर हमने पेंसिल से खींची तो काली काली ग्रेफाइट की एक परत छूट गई, ग्रेफाइट की एक परत कॉपी में छूट गई। जब दोबारा लिखा तो दूसरी परत छूट गई, तीसरी बार लिखा उसके बाद परत छूट गई। फिर धीरे धीरे पेंसिल की जो लीड होती है वो कम हो जाती है। फिर हम शार्पनर लेके लीड को शार्प करते हैं, पेंसिल को छीलते हैं तो फिर से वो शार्प हो जाती है, फिर लिखना शुरू करते हैं और धीरे धीरे पेंसिल ख़त्म हो जाती है।
यानी कि उसकी सारी परत खत्म हो गई अब। तो ग्रेफाइट की बात समझ में आ गई आपको, समझ गए। इसके बाद समझते हैं डायमंड क्या है, डिस्कस करते हैं डायमंड के बारे में। डायमंड मोस्ट कॉस्टली। ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है और डायमंड में एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। डायमंड में एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। ये एक कार्बन है, इससे 4 कार्बन जुड़े हुए हैं। इसी तरह इस कार्बन से 4 कार्बन जुड़े हुए होंगे। इसी तरह इस कार्बन से भी 4 कार्बन जुड़े हुए होंगे। इसी तरह इससे भी 4 कार्बन जुड़े हुए होंगे। एक कार्बन से 4 कार्बन, इस कार्बन से 4 कार्बन जुड़े हैं, सभी कार्बन से 4-4 कार्बन जुड़े हुए होंगे। यानी कि ये स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा जटिल हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा क्लोज्ड हो जाती है। हर कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस तरह एक जाल बनता चला आता है। तो संरचना इतनी ज़्यादा जटिल हो जाती है, तो इसमें जैसे लाइट पड़ती है तो उनका अपवर्तन होता है। अपवर्तन होने की वजह से वो चमकता है, अपवर्तन की वजह से ही तो हीरा चमकता है। तो वो तो खैर अलग बात हो गई। अभी हमको क्या पढ़ना है कि कार्बन हीरा क्या है, इसके प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। तो हीरे की प्रॉपर्टीज़ पहले नंबर क्या होगी, इसमें एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा होता है, 4 कार्बन से जुड़ा होता है। 4 कार्बन से जुड़ा होता है। एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी कि इसके पास एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है और एक कार्बन ने चारों बॉन्ड बना लिए, चारों से कार्बन को जोड़ लिया, यानी कि कार्बन के पास अब एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, यानी कि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो ये गुड कंडक्टर भी नहीं होगा। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं होगा। करंट का फ्लो नहीं होगा तो ये कंडक्टर नहीं है, यानी कि ये क्या है, बैड कंडक्टर है, बुरा चालक है, या हम कहें कुचालक है। बैड कंडक्टर, कुचालक यानी कि जिसमें इलेक्ट्रिक का फ्लो ना हो, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो ना हो पाए। यानी कि हीरा क्या है, कुचालक है, बैड कंडक्टर है और इसमें एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। और इसकी स्ट्रक्चर कितनी जटिल है, कितनी क्लोज्ड है, ये आप सभी देख पा रहे हैं। ये तो बस 1-2-3 कार्बन को लेके बताया गया, ये तो केवल अभी 2-4 कार्बन ही है, तब इतनी ज़्यादा जटिल दिख रही है। इसी तरह करके काफ़ी सारे कार्बन जुड़ जाते हैं आके, तब जाके हीरा बनता है, डायमंड बनता है। यानी कि ये जो डायमंड है ये कैसा होगा, हार्ड होगा, कठोर होगा। हीरा क्या होगा, कठोर होगा। ग्रेफाइट क्या था, सॉफ्ट था, क्योंकि ग्रेफाइट में लेयर स्ट्रक्चर थी और इसमें कौन से स्ट्रक्चर है, नेटवर्क स्ट्रक्चर है। एक जाल बनता चला जा रहा है, नेटवर्क स्ट्रक्चर। जालीय संरचना, कैसी संरचना होती है, जाल के जैसे संरचना होती है, तो इसको कहा गया इसकी नेटवर्क स्ट्रक्चर होती है। ये बैड कंडक्टर है, इसकी संरचना नेटवर्क के जैसे होती है, यानी नेटवर्क संरचना है, नेटवर्क स्ट्रक्चर है और ये कठोर होता है। इसके बाद अब हमको बताइए हीरा 2D होता है कि 3D होता है। हीरा एक 2D स्ट्रक्चर है कि 3D स्ट्रक्चर है। अच्छा, पहले यही समझ लीजिए कि 2D और 3D क्या होता है। जैसे हमने बोर्ड में एक सर्किल ड्रा कर दिया, एक रेक्टेंगल ड्रा कर दिया, तो रेक्टेंगल सर्किल ये 2D है कि 3D है। जो रेक्टेंगल है, सर्किल है, ये
2D स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको हम कॉपी पे नॉर्मली ड्रा कर दें वो 2D स्ट्रक्चर है। 3D क्या है? जैसे हम कहें क्यूबाइड जो रियलिस्टिक दिखते हों, जो कैसे हों, रियलिस्टिक दिखें, उन्हें हम लोग 3D स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो जैसे क्यूबाइड हो गया, क्यूब हो गया, वो रियलिस्टिक होते हैं, 3D होते हैं। और सर्किल है, रेक्टेंगल है, टेंगल है, स्क्वायर है, ये 2D स्ट्रक्चर है। डायमंड जो है ये 3D स्ट्रक्चर होती है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है इसकी। डायमंड की कैसी स्ट्रक्चर है? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। और ग्रेफाइट की कैसी स्ट्रक्चर थी? शायद हमने बताया नहीं पीछे, ग्रेफाइट की 2D स्ट्रक्चर होती है। ग्रेफाइट 2D स्ट्रक्चर में होता है, 2 डायमेंशनल होता है। तो डायमंड की ये बात समझ में आई। डायमंड में एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, यानी ग्रेफाइट के पास डायमंड के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं होगा, यानी कि डायमंड में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं होता, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, यानी डायमंड एक बुरा चालक है, या हम कहें कुचालक है, बैड कंडक्टर है। और जो डायमंड है उसमें 3D स्ट्रक्चर होती है, नेटवर्क स्ट्रक्चर होती है। नेटवर्क स्ट्रक्चर का मतलब जाली संरचना, बहुत ही जटिल संरचना बनती चली जाती है। एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, बहुत ही जाल के जैसे संरचना बन जाती है, इसलिए इसे कहा गया कि इसकी नेटवर्क स्ट्रक्चर होती है। और ग्रेफाइट में हमने क्या समझा था? ग्रेफाइट में समझा था कि इसमें एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, और 3 कार्बन से जुड़ा है। कार्बन मोस्टली 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बंध बनाता है, तो एक बंध बच जाता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास बच जाते हैं। किसमें? ग्रेफाइट में। और जो एक इलेक्ट्रॉन बच गया वही इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करवाता है। विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में बहती है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है। इस वजह से जो ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रिक का कंडक्टर होता है, या हम कहें गुड कंडक्टर होता है, सुचालक होता है। और ग्रेफाइट की परतदार संरचना होती है, लेयर स्ट्रक्चर होती है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है, एक खटभुज के रूप में संरचना होती है। और ग्रेफाइट मुलायम होता है, हीरा क्या होता है? कठोर होता है, हार्ड होता है। ग्रेफाइट सस्ता होता है। ग्रेफाइट क्या है? सस्ता है, आराम से पेंसिल मिल जाती है, पेंसिल बन रहे। और डायमंड क्या है? कॉस्टली है, महंगा है। अब देखते हैं बकमिंस्टर फुलरेन के बारे में। बकमिंस्टर फुलरेन फुलरेन, तो आपको बकमिंस्टर फुलरेन के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इससे पूछा भी नहीं जाता, लेकिन फिर भी मतलब आपको नाम पता होना चाहिए। इसमें ज़्यादातर नाम ही पूछ लेगा कि कार्बन का एक अपर रूप है, जिसमें डायमंड और ग्रेफाइट नहीं दिया होगा, बकमिंस्टर फुलरेन दिया होगा, तो फिर इसको पहचानना। यानी कार्बन का एक अपर रूप बकमिंस्टर फुलरेन भी होता है। इसमें क्या होता है? कार्बन के 60 अणु आपस में जुड़ जाते हैं, कार्बन के 60 एटम्स आपस में जुड़ करके एक गोली संरचना बना लेते हैं, फुटबॉल की जैसी फुटबॉल स्ट्रक्चर होती है। एक गोली फुटबॉल की जैसी संरचना बना लेते हैं, फुटबॉल के जैसी संरचना। इसमें बकमिंस्टर फुलरेन में क्या होता है? कार्बन के 60 एटम 60 अणु आपस में जुड़ करके एक फुटबॉल की जैसी संरचना बना लेते हैं, गोल संरचना बना लेते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? बकमिंस्टर फुलरेन बोलते हैं। और जो बकमिंस्टर फुलरेन है ये एक 3D स्ट्रक्चर होती है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है? जैसे ये कार्बन ऐसे करके ये एक फुटबॉल के जैसे घनी संरचना बना लेते हैं, गोली संरचना बना लेते हैं फुटबॉल के जैसे। इसे बकमिंस्टर फुलरेन कहते हैं। इसमें याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि इसमें कार्बन के 60 एटम्स होते हैं, 60 अणु होते हैं, और फुटबॉल की जैसी संरचना होती है। बकमिंस्टर फुलरेन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बस इसमें यही पूछा जा सकता है कि बकमिंस्टर फुलरेन किसका अपर रूप है? तो कार्बन का अपर रूप है। और इसमें कार्बन के कितने एटम होते हैं? 60 एटम होते हैं। और इसकी संरचना कैसी होती है? फुटबॉल के जैसे होती है। तो कार्बन के अपर रूप की बात समझ में आई आप सभी को?